नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की, तो 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे के रूप में। नेशनल सेफ्टी डे में जितने भी वर्क प्लेस हैं जहाँ पे लेबर्स और जितने टेक्नीशियन हैं ये लोग काम करते हैं, ऑन रोड सेफ्टी की बात होती है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी हो गया, हेल्थ सेफ्टी हो गया, इन सभी सेफ्टी जितनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं ये सारी चीज़ों को मिला के नेशनल सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अवेयरनेस राइज किया जाता है कि कैसे सेफ्टी हो सके और भी अच्छे तरीके से, और हेल्थ पे भी क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती है 4 मार्च को। और इस साल का इस बार का थीम ये रहा, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। ठीक है, अगला बात करें तो 4 मार्च को ये अगेन पहला था नेशनल सेफ्टी डे और इस बार है नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे दोनों सेम 4 मार्च को ही मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। नेशनल सेफ्टी डे वर्क प्लेस पे जितनी सेफ्टी गाइडलाइंस है तो उसको ध्यान में रख के ये ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल सिक्योरिटी डे हमारे आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को डेडिकेटेड है, जो कि 4 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इनके लिए ये चीज मनाया जाता है। और वहीं बात करें तो 4 मार्च से ये लॉन्ग प्रोग्राम चलता है 1 वीक का। 4 मार्च से 10 मार्च तक ये नेशनल सिक्योरिटी वीक के रूप में मनाया जाता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अब अगली बात करें तो जन औषधि और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है इस वीक में। तो फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज और वॉकिंग का क्या बेनिफिट है लोगों को। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन है जो कि जन औषधि केंद्र में ईजिली अवेलेबल है तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ डिस्कस की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ इसमें चल रहा है। अगली बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल का इसमें थीम रहा रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, उसी के साथ 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल का इसमें थीम रहा टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। तो ये दोनों 3 मार्च को ही मनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट MMIC, ये इंडिजिनियसली मतलब कि अपने देश में स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। MMIC क्या होता है कि एक माइक्रोचिप एक तरह का होता है जो कि मोबाइल फोन्स में लगता है, और ये 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। मेनली जो ट्रांसमिशन जो मोबाइल से होता है, रिसीविंग और कॉलिंग का रिसीविंग और कॉलिंग का ट्रांसमिशन जो सेंडिंग होता है, तो वो इस चिप के द्वारा MMIC के द्वारा होता है मोबाइल फोन्स में। तो इसी को इंडिजिनियसली डेवलप किया गया, और इसको डेवलप करने से ये होगा कि फास्ट रेट में अब इंडिया में ही जितने सारे मोबाइल्स हैं तो वो इसमें ये चिप लगेंगे, और इसके कारण प्रोडक्शन काफ़ी हाई होगा, और हमें जो चिप बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़ते थे वो हमें नहीं करने पड़ेंगे। तो ये है इसका फ़ायदा MMIC का। तो ये अब स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिया गया है DRDO के द्वारा। अब बात करते हैं कवच सिस्टम की। तो कवच एक नया टाइप का सिस्टम डेवलप किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, कि जो ट्रेन की एंटी कोलिजन सिस्टम है ये कवच पूरा। इसमें होगा क्या कि ये सिस्टम लगा दिया जाएगा ट्रेनों में, और जो हेड ऑन कोलिजन का जो खतरा रहता है, जैसे एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें आ जाती हैं, तो ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिक ये चीज़ को पहचान जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा ट्रेन में। तो ये बहुत ही कारगर सिस्टम है। ये प्योरली, ये भी स्वदेशी डेवलप है, इंडिजिनियसली प्योरली डेवलप है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर RFID टैग लगाया जाएगा रेलवे स्लीपर में, कि जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रेन का लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, अभी ट्रेन की कितनी दूरी है, ट्रेन कोलाइड होने की चांसेस है कि नहीं है। तो ये सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। अभी ट्रायल बेसिस पे इसको टेस्ट किया गया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगली बात करें तो स्विस एयरलाइंस की तरफ से बात आ रही। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वर्ल्ड में फर्स्ट एयरलाइंस ऐसे बनेंगे जो प्योरली सोलर फ्यूल्स पे चलेंगे। अब सोलर फ्यूल्स पे चलने का मतलब ये हो गया कि जो भी इसमें फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो डलाएगा, जो एविएशन फ्यूल जो हवाई जहाज में डलाते हैं, उसको बनाएंगे सोलर एनर्जी के मतलब कि फर्स्ट टाइम क्या करेंगे कि सोलर प्लेट से सोलर एनर्जी को हार्नेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लिए, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके फ्यूल को उस तरह से इनरिच करेंगे कि जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से ही लेके वो प्योरली सोलर से ही उसकी एनर्जी से बना के, और फिर उस फ्यूल बना के फिर इसको हवाई जहाज में यूज़ करेंगे। तो प्योरली ये सस्टेनेबल रहेगा, और ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये एयरलाइंस बन रही है जो कि इसमें यूज़ करने वाला। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर लें। पहला है संभव और स्वावलंब। इस दोनों इनिशिएटिव में क्या होगा कि जितने भी जो
इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर हैं, वेस्ट कलेक्शन के जो जॉब करते हैं, प्लास्टिक, मेनली प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का जो लोग इनफॉर्मल तरीके से जॉब कर, उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब उसको चैनलाइज किया जाएगा, उससे जो जॉब क्रिएशन भी होंगे और ये सरकार को डाटा भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना वेस्ट जनरेट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए ये दोनों स्कीम चलाया जाएगा, स्वाभम और स्वावलम, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत में ये चीज स्कीम लॉन्च किया गया। इसके बाद बात करें सागर परिक्रमा प्रोग्राम। सागर परिक्रमा प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली एक नेविगेशनल जर्नी होगी जो कि सी कोस्ट से गुजरेगी और जितने भी फार्मर्स हैं, मतलब कि जो फिशरमैन्स है, फार्मर, फिश फार्मर हो गए, फिशर फार्मर हो गए, तो इनको यूनिटी के लिए एक तरह से ये प्री डिसाइडेड रूट पे एक ट्रैवल होगी जो कि इन आपस में यूनिटी के लिए ये चीज़ होगा, सागर परिक्रमा प्रोग्राम। उसके बाद बात करें नेशनल जेंडर इंडेक्स की, तो नेशनल जेंडर इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसमें चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी जेंडर गैप है, मतलब मेल फीमेल के जो हेल्थ का लेके हो गया, एजुकेशन से लेकर हो गया, सोसाइटी से लेकर जितने भी, तो ये सब से रिलेटेड ये इंडेक्स पब्लिश की जाती है और इस पे पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। ऑपरेशन गंगा की बात किया जाए तो ऑपरेशन गंगा इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट प्लेन्स के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन नागरिक को वापस लाने का ये पूरा ऑपरेशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के भी विमान शामिल हैं और प्राइवेट एयरप्लेन भी शामिल, जो कि यूक्रेन में जितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, खासकर मेडिकल स्टूडेंट फंसे हुए हैं, तो उनको बॉर्डर पार करने के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें आ जा रहे हैं और वहाँ से फिर इनको एयरलिफ्ट कर लिया जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए, तो अब धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक निकाल लिया गया है उन्हें। अगली बात करें तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो जो इंटरनेशनल क्या क्या मेनली घटना हुई तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो यूएई को फाटा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ये फाटा का वही ग्रे लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान को डाला कई सालों से है, और यूएई को इस बार डाल दिया। तो फाटा में ना सिर्फ अगर आप टेररिज्म को लेके तो होता ही है, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी अगर किसी कंट्री पे आरोप लगता है तो उसको भी हम लोग ये फाटा कंट्रीज ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसमें यूएई का जो यूनाइटेड अरब अमीरात है तो उसमें इनको इनकी कंट्री पे आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इसी कारण फाटा के ग्रे लिस्ट में इन्हें डाल दिया गया। अब दूसरी खबर बात करते हैं क्वाड की। 3 मार्च को क्वाड की वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा बाकी यूएस के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किए, वर्चुअली था। तो इसमें मेनली तो यूक्रेन के ऊपर मेनली फोकस रहा, बातचीत रहा, और ज़्यादा कुछ खास निकल के नहीं आया। लेकिन ये चीज़ है कि अगला जो समिट होगा वो इन पर्सन समिट होगा, मतलब कि फिजिकली सब लीडर प्रेजेंट होकर करेंगे, और अगला समिट इसी साल जापान में होगा। अगला बात करें तो यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि रशिया को जल्द से जल्द यूक्रेन से अपने सारे फोर्सेस हटा लेने चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें कि 193 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 141 कंट्रीज ने कहा कि हाँ रशिया को यूक्रेन से अपने फोर्सेस निकाल लेनी चाहिए, मतलब कि फेवर में वोट किया। और 5 कंट्रीज ने कहा कि नहीं, रशिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसको अपने कंट्री से नहीं निकालना चाहिए, मतलब कि यूक्रेन से अपने सैनिकों को नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन 35 कंट्रीज ऐसे थे जो कि एब्सेंट कर गए, जिसमें इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज एब्सेंटीज हो गए। अगली बात करें तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, ये एक फिर से एक बार बहुत पुरानी कन्वेंशन है लेकिन वापस से एक न्यूज़ में है। तो ये जुलाई 1936 में ये साइन हुई थी। इसमें तुर्की एक पार्टी था, बाकी एक पार्टी अदर कंट्रीज थे। इसमें ये समझौता हुआ था कि जो ब्लैक सी का जो पास है उस पर तुर्की का कंट्रोल रहेगा। अगर जो पीस टाइम है तो उसमें सभी तरह के जो कन्वेंशनल वेसल्स है, सिविलियन वेसल्स हैं, तो जो शिप है उनको अलाउ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी। और जो पीस टाइम पे तुर्की उन कंट्री पर लिमिट कर सकता है जो ब्लैक सी में नहीं आते हैं। जो ब्लैक सी में आते हैं तो उनकी नेवी तो पास हो जाएगी, लेकिन बाकी जो कंट्रीज की नेवी है उनको पास करने में तुर्की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन वार टाइम की बात की जाए तो वार टाइम में सिनेरियो चेंज हो जाता है। वार टाइम में तुर्की का पूरा कंट्रोल हो जाता है उस पासेज में, जिसमें कि वो किसी भी कंट्री पे उनके नेवी शिप्स को उनको रोकने में वो प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ बात स्पेस की कर लेते हैं। तो स्पेस से रिलेटेड 2 खबर है।
तो इसमें पहला आया न्यूज़ की यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में। तो जैसे कि हमारी अर्थ की जो मून है, मून हो गई जिसको मून के नाम से जानते हैं, उसी तरह से जुपिटर का भी मून है, बहुत सारी मून है, उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मून है यूरोपा। तो नासा का ये प्लान है कि वो अपना एक मिशन भेजेगा, मतलब एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा कि जो कि यूरोपा का चक्कर लगाएगा और उससे डाटा कलेक्ट करेगा। असल में यूरोपा है एक आइसी सरफेस है, उसके ऊपर सरफेस पे पूरा आइस जमा हुआ है। तो ये चीज़ यूरोपा क्लिपर मिशन, जो मिशन का नाम होगा यूरोपा क्लिपर, वो मिशन जाके, वो सैटेलाइट जाके वो स्टडी करेगा कि इस आइसी सरफेस के नीचे कुछ वाटर है कि नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में चेक करेगा। तो ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि इसका लॉन्च शेड्यूल हो गया है, मतलब अक्टूबर 2024 में इसका लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किलोनोवा एक्सप्लोजन की। तो किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब कोई स्टार अपने अंतिम एज में रहता है और लास्ट में क्या होता है कि वो उसका अपर सरफेस पूरी तरह से ब्लास्ट ऑफ हो जाता है और उसका कोर बच जाता है, जो कि क्रस्ट हो जाता है और सिकुड़ के बहुत ही छोटा रूप ले लेता है और तारे के साइज के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि वो ब्लैक होल में बदलेगा, कि न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा, कि वाइट ड्वार्फ में बदलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई स्टार है जो कि कोलैप्स कर गया, पूरा तरह से उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो कोलैप्स कर गया, उसका कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार में बन गया। उसी तरह का अगर दो न्यूट्रॉन स्टार है वो आपस में अगर कोलाइड कर जाते हैं तो जो एक्सप्लोजन होता है उसको किलोनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। ये सुपरनोवा से बिल्कुल अलग है। सुपरनोवा लगभग सभी स्टार में होता है, जब वो स्टार एंड होते हैं तो सुपरनोवा होगा, लेकिन जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा जाते हैं तब जाके जो एक्सप्लोजन होता है उसको किलोनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हुई है, दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड कर गए, उससे किलोनोवा एक्सप्लोजन हुआ। तो एक्सप्लोजन होने के बाद जो आफ्टर ग्लो हुआ, उसका जो एक्सप्लोजन का जो ग्लो हुआ, वो चीज ऑब्जर्व किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम। तो ये आप इसका पिक भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो एक इंडिपेंडेंटली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि यूट्यूब क्रिएटर जो है इंडिया के, वो इंडियन जीडीपी को लगभग 6,800 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो है जितने लोग इसमें लगे हुए हैं तो लगभग 6,83,900 फुल टाइम जॉब के इक्विवेलेंट है। 2020 का ही डाटा है, अभी तो और ये काफ़ी बढ़ गया होगा। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर वालों की संख्या लगभग 40,000 हो गई है, जो कि 45% ग्रोथ रेट है। ईयर टू ईयर अगर ग्रोथ रेट होगा तो काफ़ी अच्छा इसको ग्रोथ माना जा रहा है। उसके बाद बात करें तो कनाडा की, तो कनाडा ने 3% डिजिटल सर्विस टैक्स इम्पोज कर दिया है कुछ लार्ज जो डिजिटल कंपनी जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल। इन लोगों का क्या है कि ये सब अपनी जो हेडक्वार्टर है वो दूसरे कंट्रीज में बनाते हैं, मोस्टली टैक्स हेवन कंट्रीज या यूएसए में बनाती हैं, और इनका ऑपरेशन वेरियस कंट्रीज में होता है, तो वहाँ पे ये कोई टैक्स नहीं देते। तो इसी कारण से कनाडा ने अपने जो देश में जितनी ये सब जो एप्पल, गूगल ये सब जो ऑपरेट कर रही, तो उन पे 3% डिजिटल टैक्स इम्पोज किया है। अगली बात करें तो फरवरी 22 में जो जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वो 1,33,000 करोड़ से भी ऊपर का हुआ है, जो कि 18% हाइयर है पिछले साल की तुलना में। फरवरी 2021 से तुलना में फरवरी 22 में तो तुलना किया जाए तो वो लगभग 18% ज़्यादा है। और जो 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा पार करने वाला जो रिकॉर्ड है ये 5th टाइम हुआ। कुछ अदर खबर है इसमें भी बात कर लेते हैं। तो एक वैक्यूम बम काफ़ी न्यूज़ में था। तो वैक्यूम बम एक्चुअली होता है थर्मोबारिक वेपन। थर्मोबारिक वेपन से आप नाम से पकड़ लेंगे। तो थर्मो मतलब हो गया हीट और बारिक मतलब हो गया कि प्रेशर से रिलेटेड, थर्मो से रिलेटेड एंड प्रेशर से रिलेटेड। इसमें होता क्या है कि ये एक तरह का बम होता है। पहली चीज़, इसके बम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं कि जो नॉर्मल बम से उसी सेम क्वांटिटी का अगर कोई दूसरा नॉर्मल बम है तो उससे बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। कैसे खतरनाक हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या कहता है, दूसरे बम्स में क्या होता है कि 25% लगभग इसमें एक्सप्लोजन डाला जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल डाला जाता है, और 75% इसमें ऑक्सीडाइजर डाला जाता है। लेकिन वैक्यूम बम में क्या किया जाता है, 100% एक्सप्लोसिव डाल दिया जाता है। और जब ये कहीं बम ड्रॉप किया जाता है और ये जब बम फटता है तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है फ्यूल को जलने के, मतलब कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये हवा से ही ऑक्सीजन को ले लेता है, और इतने ह्यूज क्वांटिटी में जब एक्सप्लोजन होता है, मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल जलता है हवा से, तो पूरे हवा की ये ऑक्सीजन ही सोख लेता है उस पार्टिकुलर एरिया में। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी कर देता है, जिसके कारण और बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट जनरेट करता है।
तो हीट के कारण और ऑक्सीजन के कमी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है जिस भी एरिया में ये बम गिराए जाते हैं। तो ऐसे टेक्निकल नेम थर्मोबारिक वेपन है और ऐसे जनरल में इसको वैक्यूम बम बोला जाता है। ये हाल में रशिया के द्वारा यूक्रेन वार में गिराया गया, रशिया के द्वारा यूक्रेन पे गिराया गया था। कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें बात कर लेते हैं। तो एक टर्म है विलेज डिफेंस ग्रुप। विलेज डिफेंस ग्रुप का फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आदेश मतलब कि प्रस्ताव दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। इसमें क्या होगा कि 8 से 10 मेंबर का एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सबका रैंक बराबर होगा और सरकार के द्वारा इसमें पे भी किया जाएगा, जो कि सबके द्वारा बराबर पे किया जाएगा। इसमें होगा ये कि ये 8-10 लोगों का जो ग्रुप रहेगा, ये लोग हेल्प करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन को या लोकल जो आर्मी स्टेशन है या फिर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ये हेल्प करेंगे कि कोई भी अनहोनी होती है या फिर कोई भी मिस हैपन अगर वो देख रहे हैं अपने पार्टिकुलर एरिया में तो उसको इन्फॉर्म करेंगे। इससे पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी आतंकवादी घटना को रोकने के लिए या इस तरह से कोई भी अनहोनी को रोकने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। अब एक MCQ देख लेते हैं। तो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव जो कि IIT रुड़की के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके साथ साथ एक और पार्टनर के साथ इनको मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको ये बताना है कि IIT रुड़की किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके रुड़की वाटर कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया। तो आपके ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इंडियन नेवी, चौथा ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड खबर की है। तो 50th एनिवर्सरी हुआ इस साल UNEP का। UNEP का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में मिलेगा और जो इस साल 50 साल हुआ है तो इसमें बहुत सारे 50 साल में इन्होंने UNEP में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे को सामने रखा और बहुत सारा काम किया, जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ ओजोन लेयर, फेजिंग आउट ऑफ लीड फ्यूल, प्रिवेंटिंग द एक्सटेंशन ऑफ सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सेट्रा। ये सब रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, ये सब बहुत सारा काम किया। और रिसेंटली इन्होंने एक प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने का धीरे धीरे प्लान बना रहे हैं। तो ग्लोबल प्लास्टिक TT भी साइन हुआ है जिसमें कि ये चीज़ डिसाइड हुआ है कि 9 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक एज से कहने का मतलब हो गया 1950 के बाद से, जब से प्लास्टिक आया तब से अभी तक 9 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है पूरा इन्वायरमेंट। ग्लोबल प्लास्टिक TT में ये बात रखी गई है कि जो 9 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है इसको अब हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे, साफ करेंगे। और इसको इम्प्लीमेंट कब से करना है, ये चीज़ 2024 से स्टार्ट होगी। 2024 तक ये चीज़ डिसाइड कर लिया जाएगा कि इसको पूरा कैसे हटाना है। तो अभी इतना रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि हाँ 9 बिलियन टन पूरा प्लास्टिक है, अब इसको हटाना कैसे है ये चीज़ 2024 के बाद से डिसाइड किया जाएगा, मतलब कि कैसे इंप्लीमेंट करना ये चीज़ किया जाएगा। अगली बात करें तो पर्सन इन न्यूज़ का, तो ये एग्जाम पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉरेन, जो कि नहीं रहे, काफ़ी अच्छे स्पिनर थे जो कि अब नहीं रहे। अगली बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ का। तो जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, ये लोकेटेड है यूक्रेन में डेनिपर रिवर के किनारे। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशिया के द्वारा इसमें बम्बार्डमेंट की गई थी, इसी न्यूक्लियर प्लांट में बम्बार्डमेंट की गई थी, लेकिन इसमें से कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल लीक नहीं हुआ है। अब एक स्पोर्ट्स की खबर बात करें तो जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है, उसी तरह से एक वर्ल्ड कप होता है शूटिंग का भी, तो जिसका नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप। इसमें ये जो इजिप्ट के कायरो जो कैपिटल है वहाँ पे ये हेल्ड हुआ और ये इसमें अपने सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर पिस्टल में और ईसा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता इसी इवेंट में। अलग अलग दोनों इवेंट था लेकिन दोनों ने एक गोल्ड एक ने सिल्वर मेडल जीता। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।